Hello guys, welcome back. I Hemant Pratap Singh, your commerce teacher, is here today to explain the most important topic for class 11th and 12th, that is national income. Did you know guys how much this topic is important for you all from the exam point of view? At least एक क्वेश्चन तो आता ही है इस टॉपिक से जो कि नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, चाहे वो इंटर में ले लीजिए या बीकॉम में भी मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको इसका मिल ही जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सबको वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर पिछली वीडियोस के किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो भी बताएं, हम आप तक उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर ज़रूर पहुँचेंगे। तो आइए देखते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज़ डिफाइंड एज द मनी value of all final goods and services produced by the normal residents of the country, whether operating within the domestic territory of the country or outside in a year। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नेशनल इनकम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको सीधा सीधा ये समझना होगा, एक लाइन में अगर कहा जाए कि पूरा का पूरा इकोनॉमी का इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है, गुड्स को बेच के हो रहा है, सर्विसेज को जनरेट करके हो रहा है या फिर कैसे, और वो मनी टर्म्स में हो, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, मतलब अपने इंडिया के अंदर हो रहा हो और भले ही वो ऑपरेट बाहर कहीं क्यों ना हो रहा हो, और एक साल के भीतर, एक साल के अंदर उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। इसकी एक डेफिनेशन आपको और दे देता हूं। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ गिवन पीरियड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर पेमेंट क्या होता है, या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। इन सभी तरह के जितने भी टॉपिक्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि ये हैं क्या, वो आपको विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले हमारा जो बेसिक टर्म्स है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वो गुड्स या सर्विसेज होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको यूज कौन करता है, यूज बाय द प्रोड्यूसर्स। और वो किस तरह से यूज करते हैं, एज एन इनपुट प्रोडक्ट, मतलब उसको वो कहीं से परचेज करते हैं, लेके आते हैं, उसको फर्दर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, आगे उसका प्रोडक्शन करने के लिए या उसको रीसेल करने के लिए परचेज करके लाते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छा दे देता हूँ, जैसे सीड्स है या फर्टिलाइजर्स हैं। सीड्स बेसिकली हमारे जो बीज होते हैं या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको कौन परचेज करता है, किसान। और वो किसान करता क्या है, इनको खेतों में बोता है, फर्टिलाइजर्स को खेतों में यूज़ करता है, और ये सब एज एन इंटरमीडिएट गुड्स की तरह काम करते हैं, जिसको वो क्या करता है, बोता है, जोतता है, बोता है या फिर उसको प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उसको काटता है और उसके बाद उसको बेचता है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसफर पेमेंट। ये भी देख लेते हैं, ये भी हमारे टॉपिक का ही एक टर्म है, ट्रांसफर पेमेंट। Transfer payment, they are the unilateral payments for which no productive services are rendered and returned in the current period। इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरह का पेमेंट होता है, ठीक है, और जिसको फर्दर प्रोडक्टिव सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक, आर रेंडर्ड एंड रिटर्न इन द करेंट पीरियड, और इन पर कोई करंट पीरियड पे रिटर्न का क्लेम भी नहीं कर सकता है। जैसे अभी आपको बताता हूँ आगे एग्जांपल से, द रेसिपिएंट्स ऑफ दीज ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू करेंट प्रोडक्शन इन द रिटर्न फॉर दिस पेमेंट। मतलब ये जो भी बंदे हैं, जो भी रिसिपिएंट हैं ट्रांसफर पेमेंट के, ठीक है, इनको जो पेमेंट किया जा रहा है, डू नॉट मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे करंट प्रोडक्शन में नहीं देंगे, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, द रिसिपिएंट ऑफ दीज ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब इन ट्रांसफर पेमेंट्स को रिसीव करने वाले जो भी रिसिपिएंट्स होंगे वो किसी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ठीक, डू नॉट मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। और कहाँ पे नहीं करेंगे, टू करेंट प्रोडक्शन इन रिटर्न फॉर दीज पेमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं जो पीछे पड़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये आपका
बहुत मेजर और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि कहाँ से इनकम आती है, कैसे इनकम को खर्च करना होता है, ये आइए हम लोग समझते हैं। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसकी मीनिंग क्या होती है? सर्कुलर फ्लो पहले तो आप समझ लें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट। क्या है? फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीप्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज का कहाँ से पेमेंट आना है, किसको पेमेंट करना है, मतलब कैसे आप रिसीप्ट करोगे और कैसे उसको खर्च करोगे। और फैक्टर ऑफ सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट इसी में इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर जैसे हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, फॉरेन सेक्टर होता है। 3 सेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी हमारे हाउस होल्ड हैं, बिजनेस सेक्टर्स और फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 ऐसे लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी को रन कराने में पूरा का पूरा रोल प्ले करते हैं। हाउस होल्ड जैसे हम लोग हो गए, बिजनेस और फर्म्स आपको मालूम ही है, बताना नहीं है, टाटा स्टील कंपनी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ऐसे बहुत सारी फर्म्स हैं जो काम कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तो बताना ही नहीं है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो हमारे कंट्री के बाहर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उनसे कुछ इंपोर्ट हो रहा है, उनको कुछ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो कुल मिला के पेमेंट का आना जाना यानी इनकम का आना। और कहीं अगर आप बाहर की कंट्री से कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं तो आपको उसको पेमेंट करना। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सारी चीजें आपको आगे मैंने दे रखी हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स नीडेड इन अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये एक इनपुट की तरह यूज होता है। कैसे? इनपुट की तरह। और इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है? प्रोसेस, कन्वर्जन प्रोसेस में, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब आप किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे अगर आपको मान लीजिए बिस्किट बनाना है तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वीट लेना पड़ेगा, फिर शुगर चाहिए, फिर ये चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो एज एन इनपुट काम करेंगे और उसको क्या फर्दर किया जाएगा? प्रोसेस किया जाएगा, देन उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये वही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हमारा मेन ये चीज़ समझना है, आपको एक चीज़ जान लेना है, प्रोडक्शन का जितना भी फैक्टर का मतलब होता है जरिया, रास्ता। तो आप प्रोडक्शन कब कर पाएंगे? जब आपके पास लैंड होगी, ठीक है, लेबर होगी, कैपिटल होगी, एंटरप्रेन्योर होगा। ये चारों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। अगर इन चारों चीज़ों में एक चीज़ मान लीजिए लेबर घटा दीजिए, ठीक है, या फिर मैंने कहा कैपिटल घटा दीजिए, या फिर मैंने कहा लैंड को घटा दीजिए, या फिर मैंने कहा एंटरप्रेन्योर को घटा दीजिए, तो आप बताइए इन चारों में से अगर किसी एक को हटा दिया जाए तो क्या कोई भी बिजनेस ऑपरेट कर सकता है? आप खुद अपने आप को रख के सोचें कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप मशीन कहाँ लगाएंगे, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लेबर क्या करेगी, एंटरप्रेन्योर का क्या काम होगा? या फिर आपके पास मान लो लेबर नहीं है, लैंड है, मौजूदा समय में लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, लेबर नहीं है, काम नहीं हो सकता। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुल मिला के हमारे बेसिक नीड्स होते हैं किसी भी बिजनेस फॉर्म के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये भी बहुत अच्छा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है। ये आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर इज जस्ट लाइक एक्ट्स एज अ कैपिटल। ये जो बंदा इसको चला रहा है ये कौन है? लेबर, क्योंकि ये इस असेट को यूज़ कर रहा है, कंपनी के असेट को यूज़ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये कौन सा एरिया है? ये लैंड है। अगर ये नहीं होगी तो इस ट्रैक्टर के चलने का कोई मतलब नहीं है। अगर लैंड ना तो ट्रैक्टर का कोई काम नहीं। अब लैंड भी है मेरे पास, कैपिटल भी है मेरे पास, लेबर भी है मेरे पास, लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं है, मतलब इसको गाइड करने वाला, इसको बताने वाला बंदा मेरे पास नहीं है कि तुमको कहाँ ट्रैक्टर ले जाना है, कैसे चलाना है, कितना समय चलाना है। ये सब काम किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का होता है। वो इसको गाइड करेगा कैसे तुम्हें काम करना है, कहाँ पे काम करना है, कब काम करना है। तो ये एक 4 चीज़ों का सीक्वेंस जब प्रॉपर सेट में आता है तभी कोई फर्म अच्छे से ऑपरेट कर पाती है। अब हम लोग देखते हैं 3 मॉडल्स होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। एक 2 सेक्टर मॉडल होता है, 3 सेक्टर मॉडल होता है, 4 सेक्टर मॉडल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक भी मॉडल छोड़ा तो आपकी चीज़ें क्लियर
नहीं होंगी। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर तीनों इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं 2 सेक्टर मॉडल। फर्म्स और हाउस होल्ड का यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। हाउस होल्ड हम लोग हो गए, फर्म्स आपको मालूम ही है, बड़ी बड़ी कंपनीज, फर्म्स एक ही बात है। अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आप 2 लोग हैं, एक फर्म्स हैं एक हाउस होल्ड है। 2 लोगों के बीच में किस तरह से इंटरेक्शंस या किस तरह से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं पहले तो ये देखना है। मान लीजिए हाउस होल्ड हम लोग अपने आप से शुरू करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा लैंड है, बहुत सारा पैसा है। आप क्या करेंगे, ना उस लैंड को आप यूटिलाइज कर पाएंगे, ना उस पैसे को आप यूटिलाइज कर पाएंगे लार्ज स्केल पे। तो आपको क्या करना होगा, वो लैंड, फर्म्स कहेगी भाई मेरे पास लैंड नहीं है, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास मार्केट में कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे पता है क्या करना है। तो वो आपसे क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी कि भाई आपके पास लैंड है, वो आप लैंड मुझे दे दीजिए। आपके पास कैपिटल है, आप वो मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके पास लेबर भी है, यानी हाउस होल्ड खुद ही तो लेबर होता है। भाई फैक्ट्री में काम करने वाला कौन होगा, हम ही आप होंगे या कोई नेक्स्ट पर्सन, कोई मशीन तो होगी नहीं, मशीन तो ऑपरेट करने के लिए भी लेबर चाहिए होती है ना। तो हाउस होल्ड ही सारा काम करेगा, एक तरह से लैंड भी देगा, लेबर भी देगा, कैपिटल भी लगाएगा। तो ये एक तरह से रियल फ्लो जनरेट कर रहा है, किसके लिए, फर्म्स के लिए जनरेट कर रहा है। अब फर्म्स का क्या काम है, अगर हाउस होल्ड वाले इनको क्या कर रहे हैं, अपने पास से लैंड दे रहे हैं, खुद ही लेबर भी कर रहे हैं, लेबर का भी काम कर रहे हैं, कैपिटल भी लगा रहे हैं। कैपिटल कैसे लगाएंगे, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो कैपिटल हम लोग पढ़ते हैं शेयर्स, अगर आप सुने होंगे शेयर्स के रेट बढ़ गए, शेयर्स के रेट घट गए, तो ये शेयर्स, ये वही शेयर्स हैं जो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, इन लोगों को यानी फर्म्स या इंडस्ट्रीज को पैसा देते हैं, या फिर हम लोग शेयर्स परचेज करते हैं। तो वो एक तरह का अमाउंट जो कि फर्म्स के पास में जाता है, वो फर्म्स उस पैसे को यूटिलाइज करके आगे बिजनेस प्रोसीड करती हैं। तो अगर आप देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा का पूरा रोल यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर का आ गया। इन्होंने क्या किया, लैंड भी दिया, लेबर भी दिया, कैपिटल भी दिया। और एंटरप्रेन्योर्स भी यही होंगे, मैनेजर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजर्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं या कौन होते हैं, जो भी होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो हाउस होल्ड के ही तो होते हैं। तो इन्होंने अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनको दे दिए, फर्म्स को। ठीक है, फर्म्स वालों ने लैंड लिया, लेबर लिया, ठीक, कैपिटल लिया, एंटरप्रेन्योरशिप भी ली। अब इनका भी तो कुछ ना कुछ लाइबिलिटी बनती है। ये क्या करेंगे, इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिहाफ में क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट, क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट करेंगे। और वो फैक्टर पेमेंट ये हाउस होल्ड यूज करेंगे। फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड ने इनको दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने का एक जरिया, एक रास्ता दे दिया। अब फर्म्स की क्या जरूरत है, फर्म्स इनको क्या करेगी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर पेमेंट। इन्होंने इनको दिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन्होंने इनको दिया फैक्टर पेमेंट। और वो फैक्टर पेमेंट कैसे होगा, अगर लैंड है तो लैंड का या तो रेंट देंगे या तो भाई लीज पे लेंगे, यही होगा। लेबर अगर काम करेगी तो उसको सैलरी देंगे, वेजेस देंगे। अगर कोई पैसा लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो उसको इंटरेस्ट देंगे। तो इन्होंने रियल फ्लो किया और इन्होंने क्या किया, मनी फ्लो दिया हाउस होल्ड्स को। फिर ये तो हो गया एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, अब वो इस पैसे को क्या करेगा, भाई अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने में लगाएगा। और फर्म्स के पास में लैंड आ गई, लेबर आ गई, कैपिटल आ गई, वो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाएगा। अब होगा क्या, हाउस होल्ड फर्म्स के पास जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि फर्म्स इनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। और फर्म्स जैसे तेल है, आटा है, दाल है, चावल है, कुछ भी है, मतलब उसको फर्दर प्रोसेस करके, बाइक है, कार है, उसको फर्दर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करती है। तो फर्म्स ने दिया क्या, अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज, किसको दिया, हाउस होल्ड को दिया। ये देखिए रियल फ्लो। अब हाउस होल्ड वालों ने जब इनसे गुड्स लिया, इनसे सर्विसेज लिया, किससे, हाउस होल्ड ने फर्म से लिया, क्या लिया, गुड्स लिया, सर्विसेज लिया। तो अब इनकी भी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, ये गुड्स फ्री में तो लेंगे नहीं। अब आप ये सोचें अगर कि हाँ भाई हमने ज़मीन दिया है इसलिए इसके बिहाफ में हमको गुड्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं है ना। अगर आपने ज़मीन दिया है तो उसका आपको रेंट भी तो मिल रहा है या लीज भी तो मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया, गुड्स का प्रोडक्शन किया, गुड्स और सर्विसेज का, ये किसके पास पहुंचाई, हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड की क्या ज़रूरत है कि इन्होंने जब इसको कंज्यूम किया तो इसके बदले ये इनको क्या देंगे, पेमेंट देंगे, या उन गुड्स को कंज्यूम करने का एक्सपेंडिचर करेंगे। इनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो है इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। मतलब हाउस होल्ड क्या करेगा, अपने जितने भी कंजम्पशन है,
मतलब जितना भी उसने यूज़ करने के लिए गुड्स या सर्विसेज लिया है उसका एक्सपेंडिचर करेगा, और वो पैसा कहाँ जाएगा? फर्म के पास। ये एरो जाता हुआ आपको दिख रहा है। और फर्म्स गुड्स को प्रोड्यूस करके कहाँ पहुँचाएंगी? हाउस होल्ड के पास। तो दैट इज कॉल्ड एज 2 सेक्टर मॉडल। देखते हैं 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में देखिए एक चीज़ ऐड हो गई, आपने देखा पीछे हाउस होल्ड देखा, प्रोड्यूसर्स यानी फर्म्स देखी, अब यहाँ पे 3 सेक्टर में कौन आ गया? गवर्नमेंट आ गई। एक पर्सन बढ़ गया। हाउस होल्ड का और प्रोड्यूसर्स का आपको टर्म मैंने बता दिया भाई। हाउस होल्ड के पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, वो इन्होंने प्रोड्यूसर्स को दी, प्रोड्यूसर्स ने उसके बदले इनको रेंट दिया या फिर लीज दिया, या फिर जो भी इन्होंने और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया इसके बदले इन्होंने इनको फैक्टर पेमेंट कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स ने गुड्स को प्रोड्यूस किया और वो हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के लिए उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। अब आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है भाई आप ही दोनों लोग ट्रांजैक्शन कर लोगे तो हमारा रोल क्या रह गया? गवर्नमेंट को भी तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप गवर्नमेंट देख रही है कि भाई इतना पैसा फर्म जनरेट कर रही है, इतना पैसा हाउस होल्ड जनरेट कर रहा है, और ग्रोथ किसको देखनी है भाई? वेलफेयर किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कहेगी कि हमें आपसे भी क्या चाहिए? टैक्सेस चाहिए। और आपसे भी क्या चाहिए? टैक्सेस चाहिए। मतलब प्रोड्यूसर से भी टैक्सेस लिया, हाउस होल्ड से भी टैक्सेस लिया, दोनों लोगों से क्या लिया? डायरेक्ट टैक्स। ये देखिए ये वाला एरो आपको ये बता रहा है। प्रोड्यूसर से क्या करेगी? इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लेगी, या प्रोड्यूसर से भी डायरेक्ट टैक्सेस ले लेती है। अब गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ? भाई दोनों से टैक्सेस तो कलेक्ट कर लिए, वो तो गवर्नमेंट का रोल हो गया, लेकिन अब ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के पास कुछ अमाउंट जा रहा है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि वो इनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड भी करें। भाई अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट का रोल ही है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को क्या देगी? पेमेंट, जो मैंने आपको पीछे बताया ना, ट्रांसफर पेमेंट्स। या फिर एक तरह का अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो पेमेंट जैसे कह सकते हैं कि कोई वृद्ध योजना चला दिया गवर्नमेंट ने और बेरोजगारी भत्ता दे दिया, या फिर इस तरह के जो पेमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास कहाँ से आते हैं? टैक्सेस से ही तो आते हैं। लैपटॉप बंटवा दिए, या फिर कोई ई रिक्शा बंटवा दिए, या फिर गरीबों में अनाज बंटवा दिया, तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से जनरेट होगा? ये पैसा टैक्सेस से ही जनरेट होगा, और वही गवर्नमेंट हाउस होल्ड के वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। अच्छा, प्रोड्यूसर्स को क्या देगी? प्रोड्यूसर्स को कहेगी कि भाई अगर आप हमको टैक्सेस पे कर रहे हो तो हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, या फिर गवर्नमेंट परचेज करेगी, इनसे डायरेक्ट परचेजिंग करेगी। प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट डायरेक्ट परचेजिंग करेगी, तो वो डायरेक्ट परचेजिंग करके जो रिक्वायर्ड पर्सन होगा उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। बीच में एक रोल और आ जाता है कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट क्या करती है? हाउस होल्ड्स यहाँ पर सेव करते हैं, सेविंग करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पे क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं। अब कैपिटल मार्केट का रोल ये है कि जिसको ज़रूरत हुई, अगर हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे की ज़रूरत हुई बड़ी अमाउंट में, छोटे अमाउंट में, कैसे भी, तो कैपिटल मार्केट इनको बोरोइंग्स देती है। सेम एज प्रोड्यूसर्स के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कैपिटल मार्केट। भाई इनके पास हमेशा तो पैसा रहेगा नहीं, कैपिटल मार्केट के पास ये जाएंगे, इनको बोलेंगे कि भाई हमको पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल मार्केट इनको बोरोइंग्स देगी। इनके पास जब सरप्लस में अमाउंट होगा तो ये क्या करेंगे? सेव कर देंगे। कहाँ पर? कैपिटल मार्केट पर। सेम गवर्नमेंट के भी साथ कैपिटल मार्केट करती है, इनसे भी सेविंग्स लेगी और इनको भी बोरोइंग्स जरूरत पड़ने पे देगी। दैट इज कॉल्ड एज 3 सेक्टर मॉडल विद सेविंग। अब देखिए, आइए देखते हैं 4 सेक्टर मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गए तो सारे समझ जाएंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, हाउस होल्ड का सेम रोल, फर्म का सेम रोल, गवर्नमेंट का सेम रोल, सबका सेम रोल था। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको मैं पीछे बता चुका हूं। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप पीछे बैक करके देख लें। हाउस होल्ड का सेम रोल होगा, फर्म का सेम रोल होगा, गवर्नमेंट का सेम रोल होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट का भी रोल सेम रहेगा। सेविंग्स बोरोइंग और सेविंग बोरोइंग। यहाँ पे नेक्स्ट जो नया रोल आता है वो आता है फॉरेन सेक्टर का। फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड के क्या टर्म्स हो सकते हैं, फॉरेन सेक्टर का फर्म से क्या टर्म्स हो सकते हैं। तो अब देख लेते हैं। अगर फॉरेन सेक्टर है, जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड के फॉरेन से क्या टर्म्स होंगे भाई? अगर मान लीजिए इन्होंने क्या किया, कोई बाहर, आप ही मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए, मान लिया अमेरिका गए या कहीं भी गए, आपको वहाँ कोई चीज़ पसंद आ गई तो आप वहाँ से क्या कर लेंगे, उसको इम्पोर्ट करा लें। कोई कार पसंद आ गई, या फिर आप इंडिया में ही सुनते होंगे यार इम्पोर्टेड कार है, तो इम्पोर्टेड का मतलब क्या, बाहर से, यानी फॉरेन सेक्टर से वो कार आई होगी यहाँ पे इंडिया में, तो ये हो गया पेमेंट फॉर इम्पोर्ट। मतलब अगर ये हाउस होल्ड सेक्टर कुछ भी
इंपोर्ट करता है तो क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा। किसको करेगा, फॉरेन सेक्टर। ये एरो आपको बता रहा है। ठीक, फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स का देखिए, अगर फर्म्स के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है या फिर अगर फर्म्स चाहें कि हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन करके फॉरेन में भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो क्या करेंगी, बाहर एक्सपोर्ट करेंगी। क्या करेंगी, एक्सपोर्ट। क्योंकि फर्म्स यहाँ अपना माल बाहर बेचेंगी, तो जब बेचेंगी तो उनको क्या रिसीव होगा, पैसा, रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट। जो भी वो बाहर बेचते हैं उससे इनको रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट मतलब इनको इनकम होगी, और वो इनकम किसके पास जाएगी, फर्म के पास। सेम एज अगर इनको कोई ज़रूरत है बाहर से कुछ खरीदने की, तो ये वहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट करके लेके आएंगे। क्या करेंगे, फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट करके लेके आएंगे, और जब इंपोर्ट करेंगे तो ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्म्स पेमेंट करेंगी किसको, फर्म्स पेमेंट करेंगी फॉरेन सेक्टर को। किसके लिए, इंपोर्ट्स के लिए। जबकि रिसिप्ट करेंगी जो भी एक्सपोर्ट करेंगी, मतलब यहाँ से जो माल बाहर बेचा जाएगा वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, उस पर इनको पैसा मिलेगा। जबकि अगर ये बाहर से कुछ खरीद के लाते हैं, इंपोर्ट करके लाते हैं, तो उसका इनको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको पेमेंट फॉर इंपोर्ट बता दिया, इधर भी बता दिया। अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड को और क्या प्रोवाइड करता है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट या पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। अगर हाउस होल्ड ने कोई फैक्टर सर्विस फॉरेन सेक्टर को दी है, तो फॉरेन सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड्स को पेमेंट करेगा। या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो बाहर काम कर रहा हो, फॉरेन में काम कर रहा हो, वहाँ की इनकम को अर्न करता है, तो पैसा वो डायरेक्ट यहाँ नहीं ला सकता ना। वो पैसा कहाँ से आएगा, अकाउंट टू अकाउंट आएगा, और अकाउंट टू अकाउंट ही आपका नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहलाएगा। नेट वैल्यू का मतलब है कि वहाँ का टैक्स वहाँ पे देने के बाद में जो नेट अमाउंट बचेगा वो यहाँ पे हाउस होल्ड्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। तो हाउस होल्ड के फॉरेन सेक्टर से क्या टर्म्स हैं, फर्म्स के फॉरेन सेक्टर से क्या टर्म्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी बता दिया। फैक्टर पेमेंट, ये भी बता दिया। अगर आपको किसी भी चीज़ में, इन 4 सेक्टर मॉडल में अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें, ताकि मैं आपको पर्सनली दोबारा से इंडिविजुअल एक इसी पर वीडियो बनाकर फिर से समझा दूंगा। इसी चीज़ को देखिए, एक छोटा सा डायग्राम आपके पास और है, आपके सामने है। इसको देख के शायद आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ये देखिए, हम लोग हैं कंज्यूमर्स का घर, ये देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, और ये देखिए ओवरसीज सेक्टर हैं। 3 लोग हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए ये फाइनेंशियल सेक्टर है, और यहाँ पे देखिए ये गवर्नमेंट सेक्टर है। तो 1 2 3 4 लोग हैं यहाँ पे। चारों का रोल है, डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। ये देखिए कहाँ करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर कहाँ, उसको क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। कहाँ पे, प्रोड्यूसर्स के पास या फर्म्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। किसको, गवर्नमेंट सेक्टर को। गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंड करती है वेलफेयर के लिए या फिर प्रोड्यूसर्स के पास। फिर कंज्यूमर्स क्या करते हैं, जो कुछ भी इंपोर्ट करते हैं उसका पेमेंट करते हैं ओवरसीज सेक्टर को। ओवरसीज सेक्टर क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है इनकम, किसको, प्रोड्यूसर्स को। क्यों, क्योंकि ये जो कुछ एक्स्ट्रा बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये एक्सपोर्ट करेंगे इनको, तो इसके बदले इनको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। सीधा सा फंडा है। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के लिए क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन स्पेंडिंग, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन का अगर आप देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का या प्रोड्यूसर्स का क्या रोल है, ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। उसके बाद और क्या करते हैं लोग, इनकम या वेजेस, यानी प्रोड्यूसर जो हैं, अगर ये कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के यहाँ काम करेंगे, लेबर बनेंगे, वर्कर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इनको इनके बदले क्या दिया जाएंगे, इनके वर्किंग के बदले इनको इनकम या वेजेस या सैलरीज दी जाएंगी। फिर कंज्यूमर्स के पास रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, वो किसको देंगे, प्रोड्यूसर्स के देंगे। और प्रोड्यूसर्स इसके बदले इनको क्या करेगा, रेंट देगा या फिर लीज देगा। इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब ये डायग्राम आपको और अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो विल बी देयर सून। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।